हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये मेरा नहीं, द वेल नोन फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग का कहना था दैट देयर इज नो क्रिएटर। पर हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हुई है जो शायद ये बता सकती है, ये प्रूव कर सकती है कि स्टीफन हॉकिंग ने जो कहा था वो मे बी सही हो। यस, यू हर्ड इट राइट। पर सिर्फ यही नहीं, JWST में इतनी कैपेबिलिटीज है कि फ्यूचर में वो हमें एलियन से भी वाकिफ कराएगा, जिसके बारे में स्टीफन हॉकिंग हमेशा से हमें वार्न करते आए। वंडरिंग हाउ? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट इन टुडेस वीडियो। साल 2017 फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीत चुके थियोरेटिकल फिजिसिस्ट किप थॉर्न ने एक बार हमसे यह कहा था कि अगर हमें यूनिवर्स के बेसिक्स को समझना है तो न्यूटन के जवाबों पर हमें फोकस करना होगा, और अगर हमें यूनिवर्स के संबंधित रिसर्च में कोई ब्रेक थ्रू हासिल करना है तो हमें स्टीफन हॉकिंग के सवालों पर फोकस करना होगा, क्योंकि उनके नेवर एंडिंग सवालों का सिलसिला आज भी दशकों के बाद एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया में इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज क्रिएट कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ब्लैक होल्स की बात ले लो। 1970s के दशक तक इनके बारे में साइंटिस्टों का यह मानना था कि जस्ट बिकॉज ये अपने आसपास मौजूद हर मैटर और एनर्जी को अंदर खींचते हैं और कुछ बाहर एमिट नहीं करते, मतलब जब रेडिएशंस होता ही नहीं है, और इसीलिए इसका मतलब यह हुआ कि ब्लैक होल्स ठंडे होते हैं। लेकिन फिर स्टीफन हॉकिंग ने उनसे यह सवाल किया कि भाई ऐसे कैसे? क्वांटम फिजिक्स, उसका कहना यह है कि ब्रह्मांड में इंफॉर्मेशन कभी गुम ही नहीं हो सकता, जबकि तुम जो कह रहे हो उसका मतलब यह है कि ब्लैक होल मैटर को पूरी तरीके से स्पेगेटिफाई करके उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये तो सरासर क्वांटम लॉज का उल्लंघन हो गया, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। और इससे फिर स्टीफन हॉकिंग को खुद मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाना पड़ा कि देखो, ब्लैक होल भी कुछ पार्टिकल्स रेडिएशन के रूप में एमिट करता है, और इस पार्टिकल एमिशन की प्रक्रिया को नाम दिया गया है हॉकिंग्स रेडिएशन। और हो सकता है कि जो चीजें वो अंदर खींचता है उनकी इंफॉर्मेशन इन पार्टिकल्स पर छापकर उन्हें बाहर फेंकता हो टू ओबे द लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स। अब ऑब्वियसली उस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि स्टीफन हॉकिंग के इतने बड़े दावे को प्रूव करके दिखा सके, बट इतना बड़ा साइंटिस्ट कुछ बोल रहा है और वो भी मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा रहा है, तो उसे झुटलाना तो इतना आसान नहीं था। और इसीलिए उनके थियरीज को बहुत से लोगों का समर्थन मिला। कुछ लोग थे जो एग्री नहीं करते थे, बट उनकी भी बोलती 2019 में जाके बंद हो गई, जब ये इमेज पब्लिश हुआ जो क्लियरली ये दिखाता है दैट ब्लैक होल्स आर नॉट साइलेंट डार्क एंड डेड ऑब्जेक्ट्स, बल्कि वो ब्रह्मांड के वन ऑफ द हॉटेस्ट और एक्टिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लगातार गर्म रेडिएशंस बाहर फेंकते रहते हैं। यानी स्टीफन हॉकिंग ने जो 50 साल पहले प्रेडिक्ट किया था वो आज के तारीख में प्रूव हो चुका है कि वो सही है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, राइट, दैट यू कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट थिंग्स। पर अब यहां पर सवाल यह आता है कि क्या सिर्फ हॉकिंग रेडिएशन प्रूव करने से इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स पूरी तरीके से सॉल्व हो गया? वेल फ्रेंड्स, अगर इससे पहले आपने हमारे दूसरे ब्लैक होल्स के वीडियोस को भी फॉलो किया होगा तो आपको यह पता होगा कि प्रेजेंट टेक्नोलॉजी ब्लैक होल्स के बारे में हमें क्या बता सकती है। सिर्फ इतना कि उसका मास कितना है, या फिर उसका नेट चार्ज कितना है, एंड फाइनली उसका स्पिन कैसा है। उसके अंदर जाने से नक्की किसी चीज के साथ क्या होता है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। देयर इज नो इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर से सॉफ्टवेयर की तरह बाहर आकर यह बताती हो कि उन चीजों का मास पूरे ब्लैक होल में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, या फिर उसने हमारे कोर, मैंटल और क्रस्ट जैसे लेयर्स बनाए। हम उनके बारे में जो भी जानते हैं वो इंफॉर्मेशन ओवरऑल ब्लैक होल से रिलेटेड है, उसके अंदर की चीजों से रिलेटेड नहीं है। और ऊपर से अगर हम ये भी कहते हैं कि शायद क्वांटम लॉज वायलेट होने से बचाने के लिए इंफॉर्मेशन सरफेस पे बनने वाले हॉकिंग रेडिएशन पार्टिकल्स पर छप जाती होगी, तो उसे भी हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए। तो बात यह है कि कैसे करेंगे हम इस इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को सॉल्व। अब अगर आपको इस वीडियो में होने वाली चीजें जैसे कि हॉकिंग रेडिएशन समझ में आ रही है, हॉकिंग पैराडॉक्स जैसे हार्ड टू अंडरस्टैंड थियरीज और प्रिंसिपल्स समझ आ रहे हैं, तो आई एम डेफिनेटली प्राउड ऑफ द कम्युनिटी वी हैव। और जो हमारा इंडिया में साइंस को फैलाना और लोगों को एक साइंटिफिक दृष्टिकोण देना, ये जो मिशन है वो मैं कहूंगा साकार हो रहा है। एंड इफ आपको अगर ये सारी चीजें बाउंसर लग रही है तो वरी नॉट, आप इसे भी एकदम आसान शब्दों में समझ सकते हो बाय फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टाइसन थ्रू द बुक कॉल्ड एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी। इस किताब में आपको सारी चीजों के बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल डार्क एनर्जी की आखिर वो क्या है, व्हाई एवरी प्लैनेट इज राउंड, यूनिवर्स और हमारा कनेक्शन क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
अर्थ और एलियंस का संबंध क्या है? अब आई नो आप लोग ये कहोगे कि इतनी बड़ी बुक पढ़ने के लिए टाइम किसके पास है, तो वेल वरी नॉट, यहां पर भी कुकू एफएम ऐप को मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, जो कि इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको 5000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट इन जॉनरास लाइक साइंस, बिजनेस, करियर, लीडरशिप, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा में ऑडियो फॉर्मेट में सुनने के लिए मिलेगा, वो भी हिंदी जैसे रीजनल लैंग्वेज में। और यहां पर आपको सारा ज्ञान बुक समरीज के रूप में मिलेगा, यानी आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन कंटेंट है, वो आप सुन सकते हो कम से कम टाइम में। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीज है, लेकिन अगर आप इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करोगे और कोड यूज करोगे GS200 का, तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 399 के जगह पे सिर्फ 199 रुपीज में मिलेगा। तो जल्दी करो डाउनलोड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। वेल, इसे पूरी तरीके से रिजॉल्व करने के बारे में तो पता नहीं, लेकिन JWST के मदद से इस सॉल्यूशन के बहुत ही नजदीक तक जरूर पहुंचा जा सकता है। JWST, जैसे कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया, इज एबल टू सी इंफ्रारेड लाइट, जो लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर सकती है, और वो भी स्पेस में पाए जाने वाले थिक नेब्यूला और अन्य बाधाओं को पार करके भी। इसका मतलब वेल, लेट्स से अगर आपको किसी नजदीकी गैलेक्सी में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल को स्टडी करना है, तो कोई मोटा डस्ट क्लाउड आपके नजर का दायरा ब्लॉक नहीं कर सकता। आप हर ब्लैक होल की प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी कर सकते हो, इन द प्रोसेस ऑफ विच हो सकता है कि हम हॉकिंग रेडिएशन पार्टिकल्स पर छपी इंफॉर्मेशन को डिसाइफर करना भी सीख जाए। Who knows? But there's another way जिसमें हम ब्लैक होल्स के अंदर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये भी फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या वो डार्क मैटर के भी बने होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट ऑफ ए फार फेच्ड कॉन्सेप्ट। स्टीफन हॉकिंग खुद भी ये मानते थे कि डार्क मैटर और कुछ नहीं बल्कि बिग बैंग के वक्त पैदा हुए हजारों लाखों प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हैं। कहीं सुना सुना सा लग रहा है ना? वेल, हो सकता है बचपन में आप भी यही सोचते हो। डार्क मैटर और ब्लैक होल्स रिलेटेड हो सकते हैं, ऐसा लगता है ना कभी कभार। दोनों काले हैं, दोनों स्पेस के अंधेरे कोने में से है जो आसानी से दिखाई नहीं देते, और दोनों का मिजाज भी एकदम सेम है। दे अट्रैक्ट ईच अदर ऑब्जेक्ट्स। पर इस ब्लैक होल्स इज इक्वल टू डार्क मैटर वाली थियरी में आप भी देख सकते हो एक गड़बड़ है। आज हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। वो तब बनते हैं जब ऑर्डिनरी मैटर से बने मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स अपनी ही ग्रेविटी के अंडर कोलैप्स हो जाते हैं। और ये स्टार्स ऑफ कोर्स बनते हैं ऑर्डिनरी मैटर से, और ये ऑर्डिनरी मैटर हमारे यूनिवर्स में क्वांटिटी वाइज कितना है? वेल, 5%। और उसके मुकाबले डार्क मैटर कितना है? वेल, 27%। सो अब हिसाब लगा लो कैसे पॉसिबल है कि 5% ऑर्डिनरी मैटर से बने ब्लैक होल्स बाद में जाकर 27% डार्क मैटर को जन्म दे दे। अब हाँ, आई नो ये लॉजिकलेस लग रहा है, पर स्टीफन हॉकिंग को इसमें भी लॉजिक नजर आया। उन्होंने ये दावा किया कि बिग बैंग के तुरंत बाद जब एनर्जी इज इक्वल टू mc² के चलते मैटर में बस तब्दील हो ही रही थी, तब ड्यूरिंग दोस डार्क एजेस जहां जहां एनर्जी काफी डेंस थी, वहां वहां एनर्जी मैटर के इस इंटरकन्वर्टेबल स्वभाव के चलते छोटे छोटे ब्लैक होल्स बन गए, और हॉकिंग ने इन्हें नाम दिया प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। और उनके अनुसार यही वो छुपे रुस्तम है जो स्पेस के अंधेरों में छुपकर चीजों पर हर जगह से ग्रेविटी का असर डालते हैं। अब वैसे तो हॉकिंग के जीते जी इस थियरी को कोई प्रैक्टिकली प्रूव नहीं करके बता पाया, पर जिस तरह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के कैपेबिलिटीज ने दावा किया है कि अगर वो 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स पीछे तक झांक पाया, तो हम उसके जरिए डार्क एजेस में इन प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का सुराग जरूर ढूंढ पाएंगे। मतलब स्टीफन हॉकिंग की ये थियरी सच साबित हो सकती है, या फिर ये भी साबित हो सकता है कि उन्होंने जो कहा था शायद वो गलत था। वेल, आपको क्या लगता है, क्या ये थियरी सही है या फिर गलत? पर अगर बाई चांस हम इस मिशन में फेल भी हो जाते हैं, तो हम तुरंत प्लान बी या मिशन बी पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, और ये प्लान तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, व्हिच इज प्रूविंग वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। बिकॉज वैसे भी इसका जवाब हमें यूनिवर्स के डार्क एजेस में ही मिलने वाला है। यानी टेक्निकली JWST की मदद से हॉकिंग का यह दावा कि इस ब्रह्मांड का कोई क्रिएटर नहीं है, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। एक्चुअली स्टीफन हॉकिंग अपने स्पीचेस में ये कई बार बोल चुके हैं कि वो किसी क्रिएटर में यकीन नहीं करते। उनका यह मानना था कि ये जो कॉस्मोलॉजिस्ट को बार बार पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंड बिफोर द बिग बैंग, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि बिग बैंग का मतलब ही ये है कि उस विशाल बैंग में से ही सब कुछ बाहर निकलकर एक्सपैंड होता आ रहा है, इंक्लूडिंग टाइम। उसके पहले सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता था। यानी कि अगर ऐसे में हम अगर कहते हैं कि किसी क्रिएटर ने बिग बैंग करके यूनिवर्स को क्रिएट किया, और दूसरी जगह पर हॉकिंग कहते हैं कि बिग बैंग और यूनिवर्स से पहले टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता था फॉर द क्रिएटर टू एग्जिस्ट, तो द ओनली वे वी कैन सॉल्व दिस मिस्ट्री इज बाय प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेटिंग कि भाई यूनिवर्स को रिवर्स में ट्रेस बैक
इंटरैक्ट करने पर क्या वो हमें बिग बैंग की ओर लेकर जाता है। और इसमें अगेन हमारी मदद कर सकता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। एंड ट्रस्ट मी, नासा के एजेंडा पर ऑलरेडी है कि वो इसकी मदद से गैलेक्सीज के मर्जिंग इवेंट को स्टडी करे और अर्ली गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुई होगी इसके बेसिक्स को समझे। और बिकॉज ये डेटा दिमाग में रखकर जब हम डार्क एजेस को स्टडी करेंगे तब हम ये काफी एक्यूरेटली जान पाएंगे कि बिग बैंग असल में हुआ भी था या नहीं। बस इस छानबीन के दौरान हमें एक चीज से संभल कर रहना होगा, क्योंकि अगर किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेशली रेडियो सिग्नल किसी ऐसी दिशा में हमने भेज दिया जहां पर टाइप 2 एलियंस रहते हैं और उन्हें जरा सा भी शक हुआ कि ये कोई आर्टिफिशियल सिग्नल है, तो हो सकता है हमारी खैर नहीं। बिकॉज स्टीफन हॉकिंग के अनुसार टाइप 2 सिविलाइजेशंस कैन किल अस। अगर किसी गैलेक्सी में स्टार्स एक्सपेक्टेड एस्टिमेट से कम नजर आए तो वो एलियंस की मौजूदगी का साइन हो सकता है। इसे साल 1964 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव ने हाइपोथेसाइज किया था। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी एलियन सभ्यताएं ऑलरेडी हो सकती है जो एडवांसमेंट के उस मुकाम पर पहुंच चुके हो कि वो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए आसपास के स्टार्स की सारी एनर्जी को निचोड़ने लगे। ऐसे सिविलाइजेशन को कार्डाशेव ने टाइप 2 सिविलाइजेशन कहा था। ये इतने एडवांस्ड होते हैं कि अपने आसपास के स्टार्स को इस डायसन स्फीयर कहे जाने वाले मेगा स्ट्रक्चर से कवर कर सकते हैं ताकि उसके अंदर की सारी ऊर्जा को सोखते रहे। नाउ दिस इज डेंजरस। और 2010 से स्टीफन हॉकिंग लगातार इस तरह के सिविलाइजेशन से हमें वार्न करते आ रहे हैं। उनके द्वारा शुरू किए गए ब्रेक थ्रू लिसन इनिशिएटिव के लॉन्च डे पर उन्होंने ये क्लियरली कहा था कि इंसानों को ब्रह्मांड को समझने के लिए दूर किसी एक्सोप्लैनेट से आते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या अन्य रेडिएशंस को जरूर सुनना चाहिए। और JWST ऐसे रेडिएशंस को प्रिसाइसली स्टडी करके उन प्लैनेट्स पर लाइफ के साइंस जैसे कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स या मीथेन की प्रेजेंस इन्हें खोजने वाला है। मगर इस दौरान कभी गलती से भी किसी भी तरीके का सिग्नल हमारी ओर से सोलर सिस्टम के बाहर न जा पाए, वरना ऐसे सिग्नल्स हो सकता है कि उन एडवांस सिविलाइजेशंस को हमारे सोलर सिस्टम की लोकेशन बता दे और वो हम पर लैब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए हमारे प्लैनेट पर ही कब्जा करना चाहे। आई नो दैट साउंड्स लिटिल लाइक एन ओवर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, लेकिन इसके बारे में एक बार सोच कर देखो। द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सच स्पीशीज इज नॉट जीरो। और इसीलिए फ्रेंड्स, मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि हमारे साइंटिस्टों को पोटेंशियल लाइफ से भरे एक्सोप्लैनेट्स की खोज जरूर जारी रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जेम्स वेब को यूनिवर्स के उन रीजन्स के लिए भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए जहां मल्टीपल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स किसी इमेजिनरी पॉइंट के इर्द गिर्द जमे नजर आ रहे हो, पर उन्हें पास पकड़े रखने वाली ग्रेविटी का स्रोत वहां पर नजर नहीं आ रहा हो। और देखो, ये जरूरी है क्योंकि वो स्रोत हो सकता है कि कोई ऐसा स्टार हो जिसे किसी टाइप 2 सिविलाइजेशन ने अपने डायसन स्फीयर मेगा स्ट्रक्चर से कवर करके रखा हो। मगर इवन दो ये डायसन स्फीयर सूरज को एफिशिएंटली छुपा लेते हैं, वो उसकी गर्मी सोखते वक्त खुद को तपने से रोक नहीं पाते और इसीलिए JWST अपने इंफ्रारेड सेंसर्स इन स्फीयर्स की हीट सिग्नेचर्स के जरिए भी पॉसिबल टाइप 2 सिविलाइजेशंस का पता लगा सकता है। अमेजिंग राइट? बट वही है, जैसे मैंने पहले कहा, उन एलियंस की नजरों से बचकर। Who knows what their limits would be? पता चला अपने सोलर सिस्टम से यहां ट्रैवल करने के लिए उन्होंने किसी तरह का स्पेस पोर्टल खोल दिया और जाने अनजाने में उसके चलते अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस एक दूसरे में पेनिट्रेट करने लग गए। खैर, ऑन दैट सेम नोट, मौत से पहले 2018 में पब्लिश्ड अपने आखिरी पेपर में स्टीफन हॉकिंग ने मल्टीवर्स की भी बात की थी। हालांकि उनके रिसर्च को प्रूव करने के लिए हमें कुछ और दशक लग जाएंगे, क्योंकि JWST सिर्फ अगले 10 से 15 सालों तक ही काम करने वाला है और इसी दौरान उसे क्या क्या करना है ये ऑलरेडी सेट भी है। अब अगर फिर भी किसी को मल्टीवर्सेस के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करना ही है तो वेट, नासा द्वारा अगले प्लान्ड 5 स्पेस प्रोब्स को लॉन्च होने दो। अगले कुछ दशक में वो भी लॉन्च हो ही जाएंगे एंड ट्रिमेंडस वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएंगे। एंड फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। आगे क्या होने वाला है, आगे क्या मिलने वाला है, क्या डिस्कवरीज होंगे उसके बारे में आपको पता नहीं होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एडवेंचरस राइड। एंड विद दैट सेड, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।